नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। मेवाड़ में हम जो है महाराणा सांगा के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने लास्ट के अंदर जो है कुछ जैसे युद्धों की चर्चा की थी, जिसमें अपने लास्ट पढ़ा था बयाना का युद्ध। इसके बाद में हम जो है एक नया युद्ध, नया संघर्ष जिसकी चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तो अपने अब जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन से युद्ध की चर्चा करने वाले हैं? खानवा के युद्ध की। कौन से युद्ध की? खानवा का युद्ध, इसकी चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, महाराणा सांगा ने एक अपनी नई परंपरा या जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी पाती पर्वन, उसको जीवित किया। पाती पर्वन के अनुसार इनके द्वारा जो है राजस्थान के विभिन्न शासकों को निमंत्रण भेजे गए, ठीक है, और बुलाया गया कि आप हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि हम जो है मुगलों के खिलाफ एक संघर्ष, एक युद्ध जो है वो लड़ रहे हैं। आप इस युद्ध में हमारी मदद कीजिए। तो ये जो है निमंत्रण जो है वो सबको भेजा गया, जिस परंपरा को पाती पर्वन जो है नाम दिया गया। इस परंपरा के तहत राजपुताने के कौन कौन से शासक इनकी जो है हेल्प के लिए आए थे, मदद के लिए आए थे? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि पहले नंबर पर तो आए थे आमेर। आमेर के जो शासक है जिसका नाम है पृथ्वीराज कछवाहा। क्या नाम है? पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा जो है इनकी हेल्प के लिए आए थे। दूसरे नंबर पर नाम आता है कौन से क्षेत्र का? जोधपुर का। क्या नाम आता है? जोधपुर का। और जोधपुर के जो राजा हैं उनका नाम आता है राव गांगा का। क्या नाम आता है? राव गांगा, जो इनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए आए थे। तीसरे नंबर पर आता है बीकानेर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बीकानेर है। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह हैं। क्या नाम आता है? जेत सिंह, जो इनके लिए हेल्प के लिए आए थे। राव गांगा जोधपुर के शासक थे, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मालदेव को सेना देकर भेजा था। कितनी सेना देकर भेजा? 4000 की सेना देकर भेजा था। किसको? मालदेव को। इसके अलावा जो है चंदेरी, चंदेरी के जो शासक है, चंदेरी के शासक थे, चंदेरी जो है एमपी में पड़ता है, जिसके शासक जिसका नाम आता है मेदिनी राय का। मेदिनी राय है। पांचवें नंबर पर कौन सा क्षेत्र है? मेवात है। मेवात के थे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। इसके साथ ही रायसीन, रायसीन एक प्रांत पड़ता है, इस रायसीन के थे सलहदी तंवर। ये सलहदी तंवर वही है जिसने विश्वासघात किया था इसमें। इसके अलावा पाती पर्वन परंपरा के तहत अगले जो आए हैं उनमें नाम आता है जगमेर। जगमेर जो है भरतपुर में है, वर्तमान में यूपी में पड़ता है। यहाँ के जागीरदार थे जिनका नाम था अशोक परमार। क्या नाम है? अशोक परमार आए थे। और इसके अलावा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी भी इनकी हेल्प के लिए आए थे। कौन आए थे? महमूद लोदी इनकी हेल्प के लिए आए थे। इसके अलावा काठियावाड़ के आए थे। काठियावाड़ जिनका नाम आता है, इनके आए थे झाला अज्जा आए थे। झाला अज्जा आए थे। झाला अज्जा आए थे, ठीक है। और इस तरह से ये जो है, इस तरह से कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, टोड जी कहते हैं कि इनकी सहायता के लिए जो है सात राजा नौ राव, सात राजा, 9 राव, और इसके अलावा जो है 104 सरदार आए थे। 104 सरदार आए थे। मतलब कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये जो राजपुताने के इतने शासक है, ये इनकी हेल्प के लिए, मदद के लिए आए थे। कौन से युद्ध में आए थे? खानवा के युद्ध में आए थे। आमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चंदेरी है, मेवात है। बीकानेर के शासक जेतसी थे लेकिन इन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था, यह भी ध्यान रखना। बीकानेर के शासक जेतसी थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था हेल्प के लिए, मदद के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये परंपरा है राजपाती पर्वन। इसमें जो है इतने लोग एकत्रित हुए हैं, तभी तो इतिहासकारों ने कहा है कि देख खानवा जहां चढ़ी थी राजपूत की त्योरियां, मत वालों की शमशीरों से निकली थी चिंगारियां। ये बात जो है आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में इनका जो है बीच में इन्हीं योद्धा, जैसे मान लो कि जैसे महाराणा सांगा जी है, महाराणा सांगा जी ये आगे आगे खड़े हैं, महाराणा सांगा जी, ठीक है। इनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। इनका नाम आता है, क्या नाम आता है? महाराणा सांगा, ठीक है। इनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। पीछे सारी की सारी पीछे इनके सेना थी, पीछे सेना थी। ये सामने खानवा का मैदान है। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था जिनका नाम क्या था? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 17 मार्च
1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और इनके युद्ध में इनके जो सामने नेतृत्व करने वाले थे, यहां अकबर ने जो है अपना क्या लगा रखा था, आगे आगे बाबर ने अपना क्या लगा रखा था, तोपखाना लगा रखा था। बाबर ने क्या लगा रखा था, सारा का सारा यहां पर क्या लगा रखा था, तोपखाना लगा रखा था। क्या लगा रखा था, तोपखाना। और ये जो है प्रसिद्ध तोपची, इनके जो प्रसिद्ध तोपची है, उस्मानी खां के नेतृत्व में वैसे तोपे थी, लेकिन प्रसिद्ध तोपची जो है मुस्तफा और उस्ताद अली थे। बाबर के दरबार में प्रसिद्ध सेना में प्रसिद्ध तोपची जिनका नाम आता है मुस्तफा और उस्ताद अली थे, इनका नाम आता है। तोपखाना है, ये सेना है। इधर जो है ये खानवा का मैदान है। ये पूरा का पूरा कौन सा मैदान रहता है, खानवा का मैदान रहता है। खानवा का युद्ध हुआ था इस मैदान के अंदर, लगभग 10 घंटे तक ये युद्ध चला था। तोपखाना है, तोपखाना के पीछे जो है इन्होंने क्या लगा रखी है, तोपखाना के पीछे फिर बाबर के घुड़सवार है। क्या लगा रखे हैं, घुड़सवार है। बाबर ने यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, अपने अपने घुड़सवार लगा रखे हैं। किसने लगा रखे हैं, बाबर ने। घुड़सवार है। घुड़सवार के बाद में जो है यहाँ पर बाबर है, जैसे बीच में कौन है, बीच में बाबर है। तो बाबर के एक साइड के अंदर तो कौन है, हुमायूं है, और एक साइड में जो है वो कौन है, मेहंदी ख्वाजा है। क्या है, मेहंदी ख्वाजा है। और इन्होंने साइड के अंदर जो है अपनी कौन सी सेना रख रखी है, साइड में, यहाँ पर साइड में। तो साइड में ध्यान रखना, ये रिजर्व सेना रख रखी है इन्होंने साइड में। कौन सी सेना रख रखी है, रिजर्व सेना साइड में रख रखी है। कौन सी सेना, रिजर्व सेना बोलते हैं इनको, रिजर्व सेना। रिजर्व सेना इस साइड में भी रख रखी है, और रिजर्व सेना इस साइड में भी रिजर्व सेना है। ये कौन सी सेना है, रिजर्व सेना। ये क्या है कि जैसे ही अपने ये यहाँ पर इस तरह से आपस में इधर से जैसे ही आपस में अटैक होता है, तो ये सेना क्या करती है, पीछे से ऐसे घेर लेती है। ठीक है, पीछे से इस तरह से ऐसे घेर लेती है। ये पीछे से घेरने के बाद में मतलब इस तरह से, यही पद्धति जो है वो तुलुगमा युद्ध पद्धति कहलाती है। पीछे से अटैक कर लेती है ये, अर्थात दुश्मन की सेना को पूरी तरह से घेर लेती है ये। तो ये बात जो है वो किस में आएगी आपके, ये बात आएगी आपके खानवा की तुलगमा युद्ध पद्धति के अंदर आएगी। ठीक है, खानवा युद्ध में जो तुलगमा युद्ध पद्धति का जिसमें प्रयोग किया था, किसने किया था, बाबर ने, वो बात जो है आपके यहां पर आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। और बाबर के तोप लगाने की जो है जो पद्धति है, वो पद्धति उस्मानी पद्धति के नाम से जानी जाती है। तोप लगाने की पद्धति उस्मानी पद्धति के नाम से जानी जाती है। अब जैसे लगभग 9:30 बजे के आसपास युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भाई युद्ध स्टार्ट हो गया, इन्नू तोपा चलन लागी, तोप के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और इधर जो है महाराणा सांगा जी आगे ही आगे हाथी पर सवार है। महाराणा सांगा की सेना जा रही है, सामने सेना जा रही है, और बताते हैं कि जैसे इधर से तोप के गोले चल रहे हैं, अरे अपरला ने किया बारूद को इतो नॉलेज ही कोनी हो, ठाई कोनी हो, बेरो ही कोनी हो बारूद को, ए भी बारूद का सामने जाया हुआ यहाँ ऊपर देखा है। ठीक है, तो बे सीधा बारूद का गोला ही ऊपर ही आगे पड़ा है, और बेचारा क्योंकि तो ध्यान को नहीं हो बारूद के बारे में। कहीं एक सैनिक बतावे सांगन जागे के हुई हो, कभी तो ईशा आदमी छोड़े झिकांगा आग लागेड़ी है, और बे सीधा ही ऊपर आगे ही पड़े। अब भाई थे बांगा सामने जासी तो फिर अब आग तो वे तो ऊपर ही आगे पड़सी। अब और साइड में यहाँ पर इन्होंने तीरंदाज लगा रखे थे इस साइड में, ताकि ये इधर से प्रवेश ना कर जाए। बीच में इनको रोकने के लिए गाड्डे टाइप कुछ लगा रखे थे, मतलब बेरिंग जिसको बोलते हो आप, वो लगा रखे थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये रिजर्व सेना के लिए जो है, रिजर्व सेना तो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है तीरंदाज लगा रखे ताकि इसकी सेना किसी तरह से आगे ना चली जाए। तो इस तरह से ये संघर्ष जो है, ये युद्ध जो है वो इनके बीच में लड़ा गया था, खानवा के युद्ध। अब आपको पता है कि सांगा ऊपर ही ऊपर बैठे थे, अश्व पर सवार थे सांगा, हाथी पर सवार थे सांगा। और इस युद्ध में लगभग बाबरनामा के अनुसार सांगा के पास में 2,22,000 सैनिक थे। कितने थे, 2,22,000 सैनिक थे। ठीक है, किसके पास में, ये जो है ये 2,22,000 सैनिक जो है ये किसके पास में थे, महाराणा सांगा के पास में थे। और बाबर के पास में इसके अंदर जो है कितने सैनिक थे, 1,00,000 सैनिक थे। कितने सैनिक हैं, 1,00,000 सैनिक थे। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो बाबर के पास में कितने बताए जा रहे हैं, तो बाबर के पास में 1,00,000 सैनिक बताए जा रहे हैं। बाबर के पास में कितने हैं, 1,00,000 सैनिक थे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, किसके अनुसार है, ये बाबरनामा के अनुसार है। ठीक है ना। अब इसके बाद में बताते हैं कि खानवा के युद्ध में आपको पता ही है
कि ये जो सलाहद्दीन तंवर है ना, इस सलाहद्दीन तंवर ने क्या किया, विश्वासघात किया और ये किससे जा मिला था, बाबर से जा मिला। और सांगा के जितने भी जो है, भी सांगा कहाँ है, सांगा इस संपूर्ण सेना में से कहाँ दिखाई दे रही है सांगा, उसके बारे में इसने जो है बाबर को सारा कुछ बेरा लगा दिया, ठा लगा दिया, पता लगा दिया, मालूम लगा दिया, बाबर को बता दिया किसने, सलाहद्दीन तंवर ने। अब सांगा जो है हाथी पर बैठे थे, सांगा क्या हो गए, तीर लगने से या कोई कहता है भाले लगने से क्या हो गए थे, सांगा घायल हो गए थे, हाथी से नीचे गिर गए थे। तो इस तरह से ये बातें आती है इसमें जो है। अब इसके बाद में सांगा को जो है यहाँ से ले जाया गया युद्ध भूमि से। सांगा जो है इसको ले जा, इसी समय बताते हैं कि जैसे यहाँ पर सांगा जो थे, इसके चारों ओर जो है वो जो है राजपूती सैनिकों ने घेर लिया था। इसके जो है किसके, बाबर के चारों ये सांगा के चारों राजपूती सैनिकों ने, और जो है राजपूती सैनिकों को चारों ओर से बाबर की सेना ने घेर लिया था। अब बताते हैं कि सांगा को बार बार कहने पर सांगा का जो राज की चिन्ह है वो किसने धारण किया था, झाला अज्जा ने धारण किया। और झाला अज्जा ने धारण किया, झाला अज्जा इधर से निकल गए। तब बताते हैं कि सारे के सारे ये जो है वो इस साइड आ गए थे, सारे के सारे मुगलिय सैनिक सारे के सारे इस साइड आ गए थे। लेकिन जो है झाला अज्जा वो जो है वो इस साइड में निकले ही थे, इस साइड में आ गए। सभी लाखों तलवारें जो है वो झाला अज्जा पर टूट पड़ी और महाराणा सांगा इस साइड से जो है युद्ध भूमि से क्या चले गए थे, बाहर चले गए थे। और युद्ध भूमि से बाहर ले जाने में मदद की थी किसने, मालदेव ने। सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने में मदद की किसने, मालदेव ने मदद की थी। तो इसके बाद में सांगा घायल हो गए थे। सांगा जो है कहाँ चले गए, सांगा इसके बाद में बसवा दौसा चले गए थे। कहाँ चले गए, बसवा दौसा चले गए थे सांगा, यहाँ ले जाया गया। और इसके बाद में ये कहाँ चले गए थे, रणथंभौर ले जाया गया था इनको। कहाँ ले जाया गया था, रणथंभौर ले जाया गया। ठीक है। सांगा का आपके लिए यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सांगा का शाही राज मुकुट किसने धारण किया था, शाही राज मुकुट किसने धारण किया था। तो सांगा का शाही राज मुकुट जो है वो किसने धारण किया, झाला अज्जा ने धारण किया, झाला अज्जा ने धारण किया। सांगा का शाही राज मुकुट झाला अज्जा ने धारण किया है। अब बताते हैं कि इतने में ये जो है खानवा का जो युद्ध है, इस खानवा का युद्ध का जो परिणाम क्या रहा था। खानवा के युद्ध की परिणाम की बात करें तो भारत के अंदर जो है एक तरह से क्या है कि इसके अंदर जो है विजयी रहे थे। कौन विजयी रहे थे, बाबर विजयी रहे थे। और भारत में मुगल सत्ता का स्थायित्व आ गया था। भारत में मुगल सत्ता का क्या आ गया था, स्थायित्व आ गया था। भारत में मुगल सत्ता का स्थायित्व आ गया था। भारत में मुगल सत्ता का स्थायित्व आ गया था। और राजस्थान की भूमि पर, राजस्थान की भूमि पर प्रथम बार तोपखाने व बारूद का प्रयोग हुआ था। भारत की भूमि पर प्रथम बार तोपखाने व बारूद का प्रयोग हुआ था। भारत की भूमि पर प्रयोग हुआ है, पहली बार प्रयोग हुआ था। और इसका परिणाम यह भी रहा कि बाबर ने जो है इस युद्ध के बाद में जो है किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की। गाजी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कौन होता है, काफिरों का अंत करने वाला, अंत करने वाला। गाजी कौन होता है, काफिरों का अंत करने वाला। इसकी उपाधि धारण की थी, किसने धारण की है, बाबर ने धारण की है। ठीक है। और इसी युद्ध को, यह भारतीय इतिहास का पहला युद्ध है जिस युद्ध को बाबर ने क्या घोषित किया था, आपको पता है कि जिहाद घोषित किया था। क्या घोषित किया था, जिहाद घोषित किया था। तो ये युद्ध के कुछ एक परिणाम रहे थे, मतलब खानवा के युद्ध के परिणाम रहे हैं, जिसमें बाबर क्या रहा था, बाबर क्या रहा था, बाबर विजयी रहा था इस युद्ध में। कौन से युद्ध में रहा है, खानवा के युद्ध में। अब बाबर बताते हैं कि खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में, बाबर जो है वो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद में, जैसे मान लो कि मैं बात करूं, बाबर जो है वो खानवा को युद्ध को जीतने के बाद में जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जैसे इस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। कौन से क्षेत्र में, इस क्षेत्र में राजस्थान, इस क्षेत्र में राजस्थान। ये जैसे अपने राजस्थान है, तो ये राजस्थान है। यहाँ पर जो है ये खानवा का मैदान पड़ता है। यहाँ सॉरी, ये जो है महाराणा सांगा की रियासत है मेवाड़।
ये रियासत है मेवाड़। और यहाँ खानवा का मैदान पड़ता है, खानवा का मैदान यहाँ पड़ता है भरतपुर के अंदर। इस खानवा के विजय के बाद में जो है बाबर चला था कहाँ पर, किसको जीतने के लिए, चंदेरी को जीतने के लिए। और चंदेरी का शासक मैंने आपको बताया था कौन था, मेदिनी राय। तब बताते हैं कि जो सांगा जो रणथंबर मौजूद थे वो चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए कहाँ जाते हैं, मेदिनी राय जाते हैं, जो है चंदेरी की मेदिनी राय की सहायता के लिए कहाँ जाते हैं, चंदेरी जाते हैं। तब ये जो है कालपी एमपी में रुके थे। कौन से क्षेत्र में, कालपी पड़ता है एमपी, यहाँ पे रुके थे। अब भाई बाकी सरदारा सोचो तो वो तो आप तो जिको जागे मरसी जिको मरसी माना और मरवासी, यहाँ सोच के करियो कालपी एमपी में सांगा को क्या दे दिया गया था, उन्हीं के राजपूतों सैनिकों के द्वारा सांगा को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था। महाराणा सांगा को कालपी एमपी के अंदर ही क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था। और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को सांगा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। और इनका जो दाह संस्कार है वो किया गया था कहाँ पर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ किया गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार किया गया था। और वही मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही इनकी क्या बनी हुई है, 8 खंबे की छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंबे की छतरी बनी हुई है जो अशोक परमार ने बनवाई थी, बताते हैं। सांगा का चबूतरा जो है, चबूतरा, वो चबूतरा बना हुआ है ईस्ट गांव। और ये ईस्ट गांव कहाँ पड़ता है, बसवा दौसा में पड़ता है। बसवा कहाँ पड़ता है, दौसा में पड़ता है। यहाँ पर सांगा का क्या बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध का क्या परिणाम रहा इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे की बात करें तो सांगा की पत्नी थी जिसका नाम था, सांगा की पत्नी जिनका नाम था हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती या कर्णावती इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, इसके बाद में कुछ समय के लिए बताते हैं कि मेवाड़ पर जो है राणा रतन सिंह सेकंड का शासन रहा था। लेकिन रतन सिंह के बाद में यहाँ पर जो है राणा बने थे जिनका नाम आता है राणा विक्रमादित्य। क्या नाम आता है, राणा विक्रमादित्य। 1531 से लेकर 1536 ईस्वी, राणा विक्रमादित्य। और ये जो राणा विक्रमादित्य है इसके समय जो संरक्षिका बनी थी इनकी, राणा विक्रमादित्य की एक तरह से संरक्षिका के रूप में जो थी वो आड़ी रानी कर्मावती ही थी। अब कुछ इतिहासकार ये बात लिखते हैं कि बहादुर शाह ने कर्मावती या चित्तौड़ पर अटैक किया। बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या किया, चित्तौड़ पर या मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि कर्मावती ने पहली बार कुछ धनराशि देकर 1533 में उसे वापस लौटा दिया। कब की बात है, 1533 ईस्वी की वापस लौटा दिया। अब भाई गंडक ही लेडो है पुठो घरे आशी। तब बताते हैं कि इसने पुनः से 1534 ईस्वी में किस पर अटैक किया था, पुनः से जो है इसी बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, इसने पुनः से अटैक कर दिया। किस पर, पुनः से आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया था ये आक्रमण है, तो ये आक्रमण कौन सी रियासत पर कर दिया था, तो मेवाड़ रियासत पर पुनः से अटैक कर दिया। किसने कर दिया, ये कर दिया था बहादुर शाह ने। ठीक है, तो अब ध्यान रखना यहां पर कौन है, राणा विक्रमादित्य है। सामने कौन है, सामने बहादुर शाह है। कहाँ के बहादुर शाह, गुजरात के हैं। बहादुर शाह कहाँ के, गुजरात के हैं। 1533-34 में ये युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया। 33 में पहली बार संघर्ष, 34 में दूसरी बार आक्रमण हुआ था। ये 33-34 में आक्रमण हुआ था। पहली बार बहादुर शाह को जो है बताते हैं कि वापस लौटा दिया। और साथ में एक जागीर भी दी थी जिसका नाम क्या था, रणथंबोर की जागीर। कौन सी जागीर दी है, रणथंबोर की जागीर। ठीक है, और 1535 के आसपास मैंने आपको बताया पुनः से आक्रमण किया। 34-35 में पुनः आक्रमण किया, जिस आक्रमण में बताते हैं कि इसने क्या किया, कर्मावती ने, रानी कर्मावती ने क्या किया था, रानी कर्मावती ने क्या किया कि अलग अलग कदम उठाए थे। रानी कर्मावती ने पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हुमायूं को राखी भेजी थी, राखी भेजकर मदद मांगी थी। अर्थात इसने अपने जो है एक पत्र लिखा, जिस पत्र में लिखा कि आप पुरानी बीती बातों को भूल जाइए, आज के बाद मैं आपको अपना भाई मानती हूँ हुमायूं जी। आज जो है मेरे रियासत, मेरे क्षेत्र पर जो है किसका, गुजरात के राजा बहादुर शाह का आक्रमण हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहा था किसने, हाड़ी रानी
कर्मावती ने और उसमें राखी भेजी थी। दूसरा बात इसमें आता है कि अपने दोनों पुत्रों, कर्मावती ने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य प्लस उदय सिंह को इसके ननियाल कहाँ भेज दिया था, बूंदी भेज दिया था। कहाँ भेज दिया, बूंदी भेज दिया था। और तीसरा, मेवाड़ रियासत का जो दायित्व है, मेवाड़ का जो दायित्व है वो दायित्व किसको सौंप दिया था, तो ये सौंप दिया था आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा या देवलिया ठिकाने के सरदार थे जिनका नाम क्या था, बाघ सिंह। इस बाघ सिंह को सौंप दिया था। क्या सौंप दिया था, बाघ सिंह को। और स्वयं हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या कर ली थी, जौहर की तैयारी कर ली थी। और लगभग ये बताते हैं 13,000 महिलाओं के साथ, 13,000 महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया है, कर्मावती ने, इन्होंने क्या किया था, रानी कर्मावती ने जौहर किया था। तो ये चित्तौड़ का, कहाँ का, चित्तौड़ का दूसरा जौहर या क्या कहलाता है, साका कहलाता है। जौहर या साका कहलाता है। कहाँ का है ये, चित्तौड़ का दूसरा जौहर या साका कहलाता है। देखो इस दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसका है, गुजरात के बहादुर शाह का। ठीक है, और इस आक्रमण को झेलने वाला कौन है, चित्तौड़ है। चित्तौड़ में केसरिया किसने धारण किया था, तो केसरिया चित्तौड़ में किसने धारण किया है, बाघ सिंह ने धारण किया है। ठीक है, और जौहर की तैयारी किसने की थी, जौहर की तैयारी किसने की है, तो 13,000 महिलाओं के साथ जो है बताते हैं किसने की है, कर्मावती या कर्णावती ने किसकी तैयारी कर ली थी, जौहर की तैयारी कर ली थी। इतनी महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। किसने किया था, तो कर्णावती ने। और ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है, चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है, जो लगभग 15 मार्च 1535 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में ध्यान रखना, इस युद्ध में बहादुर शाह का, इस युद्ध में बहादुर शाह का प्रसिद्ध तोपची, बहादुर शाह का प्रसिद्ध तोपची जो है रूमी खां था। कौन था, रूमी खां। ठीक है, प्रसिद्ध तोपची रूमी खां था, किसमें, इस युद्ध में। और बहादुर शाह ने भी इस युद्ध को क्या घोषित किया था, तो बहादुर शाह ने भी इस युद्ध को जिहाद की घोषणा का नाम दिया था। किस नाम से, जिहाद की घोषणा का नाम दिया था। इस बात का ध्यान रखना। अब आगे की बात करें तो 1536 में देखो क्या हुआ, तो 1536 में हुआ क्या कि एक रात्रि समारोह के दौरान बनवीर नाम के व्यक्ति ने, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का पुत्र है, बनवीर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, बनवीर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, विक्रमादित्य जो कि लगभग 19 वर्ष का था, और विक्रमादित्य की जो है, किसकी, विक्रमादित्य, क्या नाम आता है, विक्रमादित्य नाम आता है। ठीक है, क्या नाम आता है, विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी किसने, तो इस बनवीर ने। विक्रमादित्य जो कि हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था, या जो शासक था, कब की, 1536 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1536 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। और अब मारने के लिए जाता है, मारने के लिए किसको जाता है, उदय सिंह को जाता है। तब बताते हैं उस समय जो है राज्य भक्त, देश प्रेम, देश के प्रति बलिदान, देशभक्ति की भावना रखने वाली पन्ना धाई, पन्ना धाई, इस पन्ना धाई ने क्या किया था कि पन्ना धाई ने जो यहाँ पर बताते हैं कि पन्ना धाई ने क्या किया था कि जो यहाँ पर उदय सिंह को मारने के लिए जो आ रहे थे, बनवीर जो आ रहा था, इस बनवीर जो आ रहा था वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था। तो पन्ना धाई ने क्या किया, उदय सिंह को यहाँ से उठाया और अपने पुत्र चंदन को यहाँ पर सुला दिया था। अर्थात इन्होंने मेवाड़ राणाओं की, मेवाड़ राजकुमारी की रक्षा के लिए पन्ना धाई ने अपना बलिदान दिया था। उदय सिंह जो है, ये उदय सिंह जो है जो यहाँ पर नाम आता है किसका, उदय सिंह का, ये उदय सिंह को ही मारने के लिए कौन आ रहे थे, बनवीर नाम का जो है वो शासक है, पृथ्वीराज जो है सिसोदिया उसके अवैध संतान है, वो मारने के लिए आ रहा था। तब इनकी मदद की थी, बचाने में हेल्प की है। किसने की है हेल्प, पन्ना धाई ने इनकी हेल्प की थी, क्या की थी, मदद की थी। ठीक है दोस्तों, बनवीर जो है, बनवीर कुछ समय के लिए रहता है, 1500 जैसे 36 से लेकर 36 से 37 के आसपास ही रहता है, कुछ कहते हैं 40 तक भी रहता है, ये बात भी सही है। अब बनवीर ने क्या किया था,
जो ये बनवीर है, बनवीर ने एक तो चित्तौड़ दुर्ग, ध्यान रखना कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, यहाँ पर नौलखा महल बनवाया था। कौन सा? नौलखा महल बनवाया था। ठीक है, नौलखा महल बनवाया था, नौलखा महल बनवाया था, जिसे नौकोठा महल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चित्तौड़ में तुलादान राशि से, जो भी तुलादान राशि आई थी, तुलादान राशि से तुलजा भवानी मंदिर बनवाया था, तुलजा भवानी मंदिर बनवाया था। और नौलखा महल को चित्तौड़ का लघु दुर्ग कहा जाता है। ये जो नौलखा महल है, इस नौलखा महल को चित्तौड़ जो है ना, चित्तौड़ का क्या कहा जाता है, इसको लघु दुर्ग की संज्ञा दी है। चित्तौड़ का लघु दुर्ग कहा जाता है किसको? नौलखा महल को कहा जाता है। तो इसी के साथ ही बनवीर भी कंप्लीट, क्योंकि बनवीर को उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से पराजित कर दिया था। बनवीर को किसने? उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से पराजित कर दिया था। इसके बाद में यहाँ के जो शासक बनते हैं उनका नाम क्या आता है? उदय सिंह आता है, जो कि लगभग 1537 से लेकर 1572 तक जिन्होंने शासन किया था, उनका नाम क्या आता है? उदय सिंह। इन्हीं उदय सिंह का जो पालन पोषण है वो पोषण किया गया था किसके द्वारा? पालन पोषण कौन से दुर्ग में किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया था। और किसके द्वारा? क्योंकि पन्नाधाय ने क्या किया था? पन्नाधाय ने कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार, जिसका नाम आता है आशा शाह या फिर आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया। आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया था, आशा देवपुरा के पास में पहुंचा दिया। और इसी आशा देवपुरा या आशा शाह की मदद से उदय सिंह का क्या किया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पालन पोषण किया गया था। और इसका जो राज्याभिषेक है, इसका राज्याभिषेक हुआ था कब? 1537 ईस्वी के अंदर। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ में। कौन से में? कुंभलगढ़ में। और इनका जो है विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था, विधिवत राज्याभिषेक जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, कौन से दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में इनका जो है विधिवत राज्याभिषेक होता है। किनका होता है? उदय सिंह का होता है। बाकी उदय सिंह की चर्चा अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।